खजाने के तमाम क्लर्क जानते थे कि मुंशी करीम बख्श की रसाई बड़े साहब तक भी है। चुनांचे वो सब उसकी बहुत इज्जत किया करते थे। हर महीने पेंशन के कागज़ भरने और रुपया लेने के लिए जब वो खजाने में आता तो उसका काम इसी वजह से जल्द कर दिया जाता था। 50 रुपये उसको अपनी 30 साला खिदमात के एवज़ में हर महीने सरकार की तरफ से मिलते थे। हर महीने 10-10 के 5 नोट वो अपने खफीफ तौर पर कांपते हुए हाथों से पकड़ता और अपने पुरानी स्टाइल के लंबे कोट के अंदरूनी जेब में रख लेता। चश्मे में खजांची की ओर तशक्कुर भरी नज़रों से देखता और ये कहकर अगर ज़िंदगी हुई तो अगले महीने फिर सलाम करने के लिए हाजिर होऊंगा, बड़े साहब के कमरे की तरफ चला जाता। 8 बरस से उसका यही दस्तूर था। ख़जाने के करीब करीब हर क्लर्क को मालूम था कि मुंशी करीम बख्श जो मुतालिबात खुफिया की कचहरी में कभी मुहाफ़िज़ दफ्तर हुआ करता था, बेहद वज़ादार, शरीफ़ुत्तबा और हलीम आदमी है। मुंशी करीम बख्श वाकई इन सिफ़ात का मालिक था। कचहरी में अपनी तवील मुलाजमत के दौरान में अफसरान बाला ने हमेशा उसकी तारीफ़ ही की थी। बाज़ मुंसिफ़ों को तो मुंशी करीम बख्श से मोहब्बत सी हो गई थी। उसके खुलूस का हर शख्स कायल था। इस वक्त मुंशी करीम बख्श की उम्र 65 से कुछ ऊपर ही थी। बुढ़ापे में आदमी अमूमन कमगो और हलीम हो जाता है, मगर वो जवानी में भी ऐसी ही तबीयत का मालिक था। दूसरों की खिदमत करने का शौक़ इस उम्र में भी वैसा का वैसा ही कायम था। खजाने का बड़ा अफसर मुंशी करीम बख्श के एक मुरब्बी और मेहरबान जज का लड़का था। जज साहब की वफ़ात पर उसे बहुत सदमा हुआ था। अब वो हर महीने उनके लड़के को सलाम करने की गरज से उससे ज़रूर मिलता था और इससे उसको बहुत तस्कीन भी होती थी। मुंशी करीम बख्श उन्हें छोटी जज साहब कहा करता था। पेंशन के 50 रुपये जेब में डालकर वो बरामदा तय करता और चिक लगे कमरे के पास जाकर अपनी आमद की इत्तला कराता। छोटे जज साहब उसको ज़्यादा देर तक बाहर खड़ा नहीं रहने देते, फ़ौरन अंदर बुलाया करते और सब काम छोड़कर उससे बातें करना शुरू करते थे। तशरीफ़ रखिए मुंशी साहब, फरमाइए मिजाज कैसा है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपकी दुआ से बड़े मज़े में गुज़र रही है। मेरे लायक कोई खिदमत? आप मुझे क्यों शर्मिंदा करते हैं? मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। खिदमतगारी तो बंदे का काम है। आपकी बड़ी नवाजिश है। इस किस्म की रस्मी गुफ्तगू के बाद मुंशी करीम जज साहब की मेहरबानियों का जिक्र छेड़ देता। उनके बुलंद किरदार की वजाहत बड़े फिदवियाना अंदाज में करता और बार बार कहता, अल्लाह बख्शे, मरहूम फरिश्ता खसलत इंसान थे, खुदा उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मुंशी करीम बख्श के लहजे में खुशामद वगैरह की ज़र्रा भर मिलावट नहीं होती थी। वो जो कुछ भी कहता था महसूस करके कहता था और उसके मुतालिक जज साहब के लड़के को, जो अब ख़जाने के बड़े अफसर थे, अच्छी तरह से सारी बातें मालूम थीं और यही वजह है कि वो उसको इज़्ज़त के साथ अपने पास बिठाते थे और देर तक इधर उधर की बातें किया करते थे। हर महीने दूसरी बातों के अलावा मुंशी करीम बख्श के आम के बागों का जिक्र भी आता था। मौसम आने पर जज साहब के लड़के की कोठी पर आमों का एक टोकरा पहुंच जाता था। मुंशी करीम बख्श को खुश करने के लिए वो हर महीने उसको याद दहानी कराते थे, मुंशी साहब देखिए, इस मौसम में आमों का टोकरा मत भूलिएगा। पिछली बार आपने जो आम भेजे थे उसमें से सिर्फ 2 ही मेरे हिस्से में आ पाए थे। कभी ये 3 हो जाते थे, कभी 4 और कभी सिर्फ 1 ही रह जाता था। मुंशी करीम बख्श ये सारी बातें सुनकर बहुत खुश होता था। हुजूर, ऐसा भी कभी हो सकता है? आज ज्यों ही फसल तैयार हुई मैं फ़ौरन ही आपकी खिदमत में टोकरा लेकर हाजिर हो जाऊंगा। 2 कहिए 2 हाजिर कर दूं। ये बाग किसकी है? ये आप ही के तो हैं सब। कभी कभी छोटे जज साहब पूछ लिया करते थे, मुंशी जी आपके बाग हैं कहाँ पर? दीना नगर में हुजूर। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 हैं।
उनमें से एक तो मैंने अपने छोटे भाई को दे रखा है, जो इन दोनों का इंतज़ाम वगैरह करता है। मई की पेंशन लेने के लिए मुंशी करीम बख्श जून की दूसरी तारीख को खजाने गया। 10-10 के 5 नोट अपने खफीफ तौर पर कांपते हाथों से कोट की अंदरूनी जेब में रखकर इसने छोटे नवाब के कमरे का रुख किया। हस्बे मामूल उन दोनों में वही रस्मी बातें हुई और आखिर में आमों का जिक्र भी आया, जिस पर मुंशी करीम बख्श ने कहा, दीनानगर से चिट्ठी आई है कि अभी आमों के मुंह पर चीप नहीं आया है। जो ही चीप आया और फसल पककर तैयार हो गई, मैं फौरन पहला टोकरा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। छोटे जज साहब, इस दफ़ा ऐसे तोहफा आम होंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मलाई और शहद के घूंट न हुए तो मेरा ज़िम्मा। मैंने लिख दिया है कि छोटे जज साहब के लिए एक टोकरा ख़ास तौर पर भरवा दिया जाए और सवारी गाड़ी से भेजा जाए ताकि जल्दी और एहतियात से पहुँचे। बस 10-15 रोज़ आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। छोटे जज साहब ने शुक्रिया अदा किया। मुंशी करीम बख्श ने अपनी छतरी उठाई और खुशी खुशी घर को वापस आ गया। घर में उसकी बीवी और बड़ी लड़की थी। ब्याह के दूसरे साल जिसका खाविंद मर गया था। मुंशी करीम बख्श की कोई औलाद नहीं थी, मगर उस मुख्तसर से कुनबे के बावजूद 50 रुपयों में उसका गुज़र बहुत ही मुश्किल से होता था। इसी तंगी के बाइस उसकी बीवी के तमाम जेवर इन 8 बरसों में आहिस्ता आहिस्ता बिक गए थे। वैसे मुंशी करीम बख्श फजूल खर्च तो नहीं था। उसकी बीवी और वो बड़े ही किफ़ायत शियार थे, मगर इस किफ़ायत शियारी के बावस्फ़ तनख्वाह में से एक पैसा भी उनके पास नहीं बचता था। और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मसरत महसूस करता था। उन चंद ख़ास लोगों की खिदमतगारी में जिनसे उसे दिली अक़ीदत थी। उन ख़ास आदमियों में से एक तो जज साहब के लड़के थे, दूसरे और अफसर थे जो रिटायर होकर अपनी ज़िंदगी का बकाया हिस्सा एक बहुत बड़ी कोठी में गुजार रहे थे। उनसे मुंशी करीम बख्श की मुलाकात हर रोज़ सुबह सवेरे कंपनी बाग में हुआ करती थी। बाग की सैर के दौरान मुंशी करीम बख्श उनसे हर रोज़ पिछले दिनों की खबरें सुनता था। कभी कभी जब वो बीते दिनों के तार छेड़ देता तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब अपनी बहादुरी के किस्से सुनाना शुरू कर देते थे कि किस तरह उन्होंने लायलपुर के जंगली इलाके में एक खूंखार कातिल को पिस्तौल खंजर दिखाए बगैर एक गिरफ्तार कर लिया था और किस तरह उनके रौब से एक डाकू सारा माल छोड़कर भाग गया। कभी कभी मुंशी करीम बख्श के आम के बागों का भी जिक्र आता था। मुंशी साहब, कहिए अब की दफ़ा फसल कैसी रहेगी? फिर चलते चलते डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब ये भी कहते, अब पिछले साल आपने जो आम भिजवाए थे मुंशी साहब, बहुत ही अच्छे, बेहद लजीज थे। इंशाअल्लाह खुदा के हुक्म से अब की दफ़ा भी ऐसा ही आम हाजिर करूँगा। एक ही बूटे के होंगे, वैसे ही लजीज, पहले से कुछ बढ़ चढ़ कर ही होंगे हुजूर। उस आदमी को भी मुंशी करीम बख्श हर साल मौसम पर एक टोकरा भेजता था। कोठी में टोकरा नौकरों के हवाले करके जब वो डिप्टी साहब से मिलता और वो उसका शुक्रिया अदा करते तो मुंशी करीम बख्श निहायत इंकिसारी से काम लेते हुए कहता, डिप्टी साहब, आप क्यों मुझे शर्मिंदा करते हैं? अपने बाग हैं, अगर एक टोकरा यहाँ ले आया तो क्या हो गया? बाज़ार से आप एक छोड़ कई टोकरे मंगवा सकते हैं। ये आम चूँकि अपने बाग के हैं और बाग में सिर्फ एक बूटा है जिसके सब दाने घुलावट, खुशबू और मिठास में एक ही जैसे हैं, इसीलिए ये चंद तोहफे के तौर पर ले आया था। आम देने के बाद जब वो कोठी से बाहर निकलता तो उसके चेहरे पर तमतमाहट होती थी। एक अजीब किस्म की रूहानी तस्कीन उसे महसूस होती थी जो कई दिनों तक उसको मसरूर रखती थी। मुंशी करीम बख्श एक गहरे जिस्म का आदमी था। बुढ़ापे ने उसके बदन को ढीला कर दिया था, मगर यह ढीलापन बदसूरत मालूम नहीं होता था। उसके पतले पतले हाथों की फूली हुई रगें, सर का खफीफ सा इर्तियाश और चेहरे की गहरी लकीरें उसकी मतानत और संजीदगी में इजाफा करती थीं। ऐसा मालूम होता था कि बुढ़ापे ने उसको और निखार दिया है।
कपड़े तो वो साफ सुथरे पहनता ही था और जिससे ये और उभर कर सामने आ जाता था। उसके चेहरे का रंग सफ़ेदी माइल जर्द था। पतले पतले होठ जो दांत निकल जाने के बाद अंदर की तरफ सिमटे रहते थे हल्के सुर्ख थे और खून की कमी के बायस उसके चेहरे पर एक ऐसी सफाई पैदा हो गई थी जो अच्छी तरह मुंह धोने के बाद थोड़ी देर तक कायम रहा करती है। वो कमज़ोर ज़रूर था। 65 बरस की उम्र में कौन कमज़ोर नहीं हो जाता, मगर इस कमज़ोरी के बावजूद उसमें कई कई मील चलने की हिम्मत थी। और ख़ास तौर पर जब आमों का मौसम आता था तो वो डिप्टी साहब और छोटे जज साहब को आमों के टोकरे भेजने के लिए इतनी दौड़ धूप करता था कि 20-25 बरस के जवान आदमी भी क्या करेंगे। बड़े एहतिमाम से टोकरे खोले जाते थे, उनका घास फूस अलग किया जाता था, दागी या गले सड़े दाने अलग किए जाते थे और साफ सुथरे आम नए टोकरों में गिनकर डाले जाते थे। मुंशी करीम बख्श एक बार फिर इत्मीनान करने के खातिर उनको गिन लिया करता था ताकि बाद में उसे शर्मिंदगी न उठानी पड़े। आम निकालते और टोकरों में डालते वक्त मुंशी करीम बख्श की बहन और उसकी बीवी के मुंह में पानी भर आता, मगर वो दोनों खामोश रहती। बड़े बड़े रसभरे खूबसूरत आमों का ढेर देखकर जब उनमें से कोई ये कहे बगैर न रह सकती क्या हर्ज है अगर इस टोकरी में से 2 आम निकाल लिए जाएं, तो मुंशी करीम बख्श का यह जवाब मिलता, और आ जाएंगे, इतना बेताब होने की क्या ज़रूरत है। यह सुनकर दोनों चुप हो जाते और अपना काम करती रहती। जब मुंशी करीम बख्श के घर में आमों के टोकरे आते थे तो गली के सारे आदमियों को उनकी खबर लग जाती थी। अब्दुल्लाह नेचा बंद का लड़का जो कबूतर पालने का शौकीन था दूसरे रोज़ ही आ धमकता और मुंशी करीम बख्श की बीवी से कहा करता, खाला मैं घास लेने के लिए आया हूँ, कल खालू जान आमों के 2 टोकरे लाए थे ना, उनमें से जितनी घास निकली हो मुझे दे दो। हमसाई नूरा जिसने कई मुर्गियां पाल रखे थे उसी रोज़ शाम को मिलने आ जाती थी और इधर उधर की बातें करने के बाद कहा करती, पिछली बरस जो तुमने मुझे एक टोकरा दिया था ना बिल्कुल टूट गया है, अब के भी एक टोकरा दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। दोनों टोकरे और उसकी घास यूं ही चली जाती थी। हस्बे मामूल इस दफ़ा भी आमों के 2 टोकरे आए। गले सड़े दाने अलग किए गए, जो अच्छे थे उनको मुंशी करीम बख्श ने अपनी निगरानी में गिनवाकर नए टोकरों में रखवा दिया। 12 बजे पहले पहल ये काम ख़त्म हो गया। चुनांचे दोनों टोकरे गुसलखाने में ठंडी जगह पर रख दिए गए ताकि आम खराब ना हो जाएं। इधर से मुतमईन होकर दोपहर का खाना खाने के बाद मुंशी करीम बख्श कमरे में चारपाई पर लेट गया। जून के आखिरी दिन थे। इस कदर गर्मी थी कि दीवारें तवे की तरह तप रही थीं। वो गर्मियों में आम तौर पर गुसलखाने के अंदर ठंडे फर्श पर चटाई बिछाकर लेटा करता था। यहाँ मोरी के रास्ते ठंडी ठंडी हवा भी आ जाती थी, लेकिन अब इसमें तो 2 बड़े बड़े टोकरे पड़े थे। उसको गर्म कमरे में ही जो बिल्कुल तनूर बना हुआ था 6 बजे तक का वक्त गुजारना था। हर साल गर्मियों के मौसम में जब आमों के ये टोकरे आते उसे एक दिन आग के बिस्तर पर गुजारना पड़ता, मगर वो इस तकलीफ़ को खंदापेशानी से बर्दाश्त कर लेता था। करीबन 5 घंटे तक छोटा सा पंखा बार बार पानी में तर करके झलता रहता। इंतहाई कोशिश करता कि नींद आ जाए, मगर एक पल के लिए भी उसे आराम नसीब नहीं होता। जून की गर्मी और ज़िद्दी किस्म की मक्खियाँ किसे सोने देती हैं। आमों के टोकरे गुसलखाने में रखवाकर जब वो गर्म कमरे में लेटा तो पंखा झलते झलते एकदम उसका सर चकराया। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सांस उखड़ रही है और वो सारे का सारा गहराइयों में उतर रहा है। इस किस्म के दौरे उसे कई बार पड़ चुके थे, इसलिए कि उसका दिल कमज़ोर था, मगर ऐसा ज़बरदस्त दौरा पहले कभी नहीं पड़ा था। सांस लेने में उसको बहुत दिक्कत महसूस होने लगी। सर बहुत ज़ोर से चकराने लगा। घबराकर उसने आवाज़ दी और अपनी बीवी को बुलाया। यह आवाज़ सुनकर उसकी बीवी और बहन दोनों दौड़ी दौड़ी अंदर आईं। दोनों जानती थीं कि उसे इस किस्म के दौरे क्यों पड़ते हैं,
फौरन ही उसकी बहन ने अब्दुल्लाह नेचाबंद के लड़के को बुलाया और उससे कहा कि डॉक्टर को बुला लाए ताकि वो ताकत की सुई लगा दे। लेकिन चंद मिनटों में ही मुंशी करीम बख्श की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसका दिल डूबने लगा। बेकरारी इस कदर बढ़ गई कि वो चारपाई पर मछली की तरह तड़पने लगा। उसकी बीवी और बहन ने यह देखकर शोर बर्पा कर दिया, जिसके बाइस इसके पास कई आदमी जमा हो गए। बहुत कोशिश की उसकी हालत ठीक हो जाए, लेकिन कामयाबी नसीब नहीं हुई। डॉक्टर बुलाने के लिए 3-4 आदमी दौड़ाए गए थे, लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई वापस आए, मुंशी करीम बख्श जिंदगी की आखिरी सांसें लेने लगा था। बड़ी मुश्किल से करवट बदलकर उसने अब्दुल्लाह नेचाबंद को, जो उसके पास ही बैठा था, अपनी तरफ बुलाया और डूबती आवाज़ में कहा, तुम सब लोग बाहर चले जाओ, मैं अपनी बीवी से कुछ कहना चाहता हूँ। सब लोग बाहर चले गए। उसकी बीवी और लड़की दोनों अंदर दाखिल हुईं। रो रो कर उनका बुरा हाल हो रहा था। मुंशी करीम बख्श ने इशारे से अपनी बीवी को पास बुलाया और कहा, दोनों टोकरे आज शाम ही डिप्टी साहब और जज साहब की कोठी पर ज़रूर पहुंच जाने चाहिए, पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे। इधर उधर देखकर उसने बड़े ही धीमे लहजे में कहा, देखो, तुम्हें मेरी कसम है, मेरी मौत के बाद भी किसी को आमों का राज मालूम ना हो। किसी से न कहना कि ये आम हम बाजार से ख़रीद कर लोगों को बेचते थे। कोई पूछे तो यही कहना कि दीनानगर में हमारे बाग हैं। बस देखो, मैं जब मर जाऊं तो छोटे जज साहब और डिप्टी साहब को ज़रूर इत्तला भेज देना। चंद लम्हात के बाद मुंशी करीम बख्श मर गया। उसकी मौत से डिप्टी साहब और छोटे साहब को लोगों ने मुतल्ला कर दिया, मगर दोनों चंद नागुज़ीर मजबूरियों के बायस जनाजे में शामिल नहीं हो सके। कृपया हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।